हेलो और वेलकम बैक टू एनएच लीगल अफेयर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो सीधा आपके फंडामेंटल राइट्स से जुड़ा हुआ है। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को आफ्टर आवर्स भी काम करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक प्रपोजल पर विचार किया है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या एसओपी को, जो एक्सट्रीमली अर्जेंट मैटर्स के लिए कोर्ट के ऑफिशियल वर्किंग आवर्स के बाद भी हियरिंग पॉसिबल बनाएगा। और इसका सीधा कनेक्शन है आर्टिकल 14, 21 और 32 से। तो चलिए इस पूरे इशू को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि कोर्ट 24 घंटे सातों दिन चलेगी। ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जो एक्चुअली हुआ है वो ये है कि कोर्ट इस बात पे विचार कर रहा है कि एक एसओपी बनाई जाए, एक फ्रेमवर्क जिसके थ्रू एक्सट्रीमली अर्जेंट मैटर्स को ऑफिशियल कोर्ट आवर्स के बाद भी सुना जा सके, स्पेशली उन केसेस में जिनका सीधा कनेक्शन हो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से। इसके पीछे का गोल बहुत क्लियर है। ये कोई नया राइट क्रिएट नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक वर्किंग प्रोसीजर बना रही है ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एग्जिस्ट करती है वो इमरजेंसी सिचुएशन में जेन्युइनली एक्सेसिबल रहे। अब सवाल ये है कि ये इश्यू आया क्यों? कोर्ट ने खुद कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस फ्लैग की हैं जो नॉर्मल कोर्ट आवर्स के बाहर हो सकती हैं और जहां सिर्फ कुछ घंटों की डिले से भी नुकसान पहुंच सकता है, जैसे किसी को इलीगली या इमिनेंटली अरेस्ट कर लिया गया हो, या अचानक कोई डिमोलिशन हो रहा हो, या किसी को डिपोर्ट किया जा रहा हो। इसके अलावा थ्रेट टू लाइफ केसेस, कस्टोडियल वायलेंस और अनलॉफुल डिटेंशन जैसे सिचुएशंस भी लिस्ट में आती हैं। अब सोचो, अगर इन सभी सिचुएशंस में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के को वेकेशंस में या रात में अवेलेबल होना रहे और वो नहीं है, तो किसी का कितना नुकसान हो सकता है। यही कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वरी है जिसके वजह से ये पूरा प्रपोजल लाया जा रहा है। अब वैसे तो ये कोई नई चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ओकेजनली अर्जेंट मैटर्स सुना है, मिडनाइट हियरिंग्स के थ्रू, वेकेशन बेंचेस के थ्रू, चीफ जस्टिस द्वारा क्रिएट किया गया एक स्पेशल बेंचेस के थ्रू, और अप्रोप्रिएट बेंचेस के सामने मैटर्स भी मेंशन करी गई है। इसके रियल एग्जांपल्स है, जैसे याकूब मेनन की एग्जीक्यूशन वाले केस में जिसमें मिडनाइट हियरिंग हुई थी, 2018 के कर्नाटका फ्लोर टेस्ट केस में, और 2019 के महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस में भी। लेकिन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है, ये सिर्फ एक्सेप्शनल वन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स है, तो कोई स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं। प्रपोज्ड एसओपी के गोल ये है कि इमरजेंसी एक्सेस को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए ताकि कोई एडहॉक चीज ना रहकर ये एक रेगुलर प्रेडिक्टेबल सिस्टम बन जाए। तो एसओपी में है क्या? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटोकॉल है जो डिफाइन करता है इमरजेंसी सिचुएशन में कोर्ट को किसने अप्रोच किया जाएगा, किससे कांटेक्ट होगा, और अर्जेंट मैटर्स को कितनी जल्दी लिस्ट किया जाएगा। सिंपल शब्दों में एसओपी इमरजेंसी एक्सेस के लिए एक क्लियर और प्रेडिक्टेबल मैकेनिज्म बनाता है। पहले ये प्रोसेस काफ़ी हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन पर डिपेंड करती थी। एसओपी उसी स्ट्रक्चर्ड और यूनिफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा है। अब समझते हैं कि कोर्ट इस डायरेक्शन में सोच क्यों रहा है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करने में केपेबल होना चाहिए, जहां भी लाइफ और लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की अर्जेंट नीड हो, चाहे वो ऑफिशियल वर्किंग आवर्स के बाद ही क्यों ना हो। कोर्ट की फिलॉसफी इसी एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कैप्चर करती है। फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इसलिए सस्पेंड नहीं हो सकता क्योंकि कोर्ट्स अवेलेबल नहीं है। यही सोच के इस पूरे एसओपी को प्रपोज किया गया है। अब हम इशू का कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 21 की। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार होल्ड किया है कि डिले खुद अपने आप में आर्टिकल 21 का वायलेशन बन सकता है। इसे समझने के लिए एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति रात में 12 बजे इलीगली डिटेन कर लिया जा रहा है और उसे अगली सुबह 10:30 बजे तक वेट करना पड़ रहा है, तो कोर्ट खुलने तक, तो उस वक्त तक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रैक्टिकली मीनिंगलेस हो चुकी होगी। बॉटम लाइन ये है कि प्रपोज्ड एसओपी कोशिश कर रही है आर्टिकल 21 को दिन के हर घंटे इफेक्टिव रखने की, और यही इस पूरे प्रपोजल की सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन है। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 की। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ये आर्टिकल सिटीजन को ये राइट देती है
कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सके। अब यहाँ एक जेन्युइन सवाल खड़ा होता है, क्या आर्टिकल 32 वाकई एक इफेक्टिव रेमेडी रह सकता है? प्रपोज्ड एसओपी इस प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है, एक्सपैंड नहीं कर रहा। यानी कोर्ट कोई नया फंडामेंटल राइट नहीं बना रहा, बल्कि जो रेमेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसे ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रहा है। इस एनालिसिस का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है आर्टिकल 226। हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 32 से भी ज़्यादा वाइड रिट जुरिस्डिक्शन देता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी खुद की एसओपी डेवलप करता है तो ये हाई कोर्ट्स के लिए भी एक परसुएसिव इंस्टीट्यूशनल मॉडल बन सकता है। और ये पॉइंट काफ़ी सिग्निफिकेंट है क्योंकि रियलिटी में ज़्यादातर इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन एक्चुअली हाई कोर्ट्स में ही शुरू होती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। तो यहाँ एक स्कोप चेक भी ज़रूरी है। करंट प्रपोजल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए है, लेकिन इसके पीछे की फिलॉसफी इक्वली रेलेवेंट है आर्टिकल 226 और हाई कोर्ट्स के लिए भी। अब इस एनालिसिस का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल देखते हैं, आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। पर्सन ए को सुबह 11 बजे अरेस्ट किया जाता है। वो तुरंत इफेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को अप्रोच कर सकता है, लेकिन पर्सन बी जो रात को 11 बजे इलीगली अरेस्ट किया गया है और वो भी वेकेशन के टाइम पे, उसको कोई इफेक्टिव इमीडिएट एक्सेस मिल ही नहीं सकता कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि अगर सिर्फ पहला व्यक्ति ही इफेक्टिवली कोर्ट्स अप्रोच कर पा रहा है तो अरेस्ट की टाइमिंग ही डिसाइड कर रही है कि जस्टिस मिलेगी या नहीं, अरेस्ट की लीगैलिटी नहीं। ये एसओपी इस प्रैक्टिकल इनइक्वालिटी को कम करने की कोशिश करती है। और एक्सेस टू जस्टिस वैसे तो एक एक्सप्रेसली नेम्ड फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन कोर्ट इसे कंसिस्टेंटली एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू मानता है जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 दोनों से फ्लो करता है। क्योंकि जिन राइट्स के साथ वर्केबल रेमेडी ना हो वो अक्सर इल्यूजरी रह जाता है। अब इस पूरे प्रपोजल की बिगर पिक्चर समझते हैं। ये प्रपोजल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की डेफिनेशन में एक कॉन्सेप्चुअल शिफ्ट ला रहा है। रेमेडी जो पहले सिर्फ अवेलेबल ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स थी, वो अब बन रही है अवेलेबल व्हेनेवर राइट्स फेस इमिनेंट डेंजर। तो अगर आप कोर्ट वेकेशन पर है तो एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट टू गेट देयर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स। ये कोई छोटा शिफ्ट नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी और जुडिशियल प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जैसे प्रिंसिपल्स को रीइंफोर्स कर रहा है, इन्हें इन्वेंट नहीं कर रहा। यानी ये एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को स्ट्रेंथन करने की एक कोशिश है। अब बैलेंस के लिए ये समझना भी ज़रूरी है कि ये एसओपी किस चीज़ के लिए नहीं है। ये ऑर्डिनरी सिविल डिस्प्यूट्स के लिए नहीं है, रूटीन बेल एप्लीकेशंस के लिए नहीं है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के लिए नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल डिसएग्रीमेंट्स के लिए नहीं है और सर्विस मैटर्स के लिए भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज के लिए है, जहां लाइफ इन्वॉल्व हो, लिबर्टी इन्वॉल्व हो और इमीडिएट इररिपेरेबल इंजरी को खतरा हो। अगर ये लिमिटेशन ना रखी जाए तो कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली ही अनमैनेजेबल हो जाएगा। अब इस एसओपी को इम्प्लीमेंट करते वक्त कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी सामने आएंगी। ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आइडिया के अगेंस्ट, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन के प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जिन्हें एड्रेस करना होगा। पहला, इमरजेंसी को प्रिसाइसली डिफाइन करना होगा ताकि कोई इस प्रोविजन का मिसयूज ना कर सके। दूसरा, रेगुलर आवर्स के बाहर जजेस और रजिस्ट्री स्टाफ की अवेलेबिलिटी इंश्योर करना होगा। तीसरा, एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर बनाना होगा ताकि एक्सेस किसी की पर्सनल कॉन्टैक्ट पे ना डिपेंड रहे। चौथा, फ्रिवलस या मैन्युफैक्चर अर्जेंसी से बचना होगा जो सिस्टम पे अननेसेसरी बर्डन डाल सकती है। और पांचवा, एक्सेसिबिलिटी और जुडिशियल एफिशिएंसी के बीच बैलेंस बनाना ताकि ये कभी एक पैरेलल रेगुलर कोर्ट ना बन जाए। ये कोशिश है एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जेन्युइन इमरजेंसी केसेस में मीनिंगफुल बनाने की, और ये रिफ्लेक्ट करता है एक एफर्ट की लाइफ और लिबर्टी कोर्ट के वर्किंग आवर्स के अंडर ही रेस्ट्रिक्ट नहीं हो जाती है। अगर इसे क्लियर सेफगार्ड्स के साथ इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये एसओपी एक्सेस टू जस्टिस को स्ट्रेंथन कर सकता है और साथ ही कोर्ट्स की एबिलिटी भी प्रिजर्व कर सकती है
कि वो सिर्फ जेन्युइन अर्जेंट केसेस पे फोकस करे। तो दोस्तों ये थी आज की टॉपिक, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को आफ्टर आवर्स भी काम करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की प्रपोज्ड एसओपी इसके पीछे क्या सोचती है। एक लाइन में याद रखें, राइट्स विदाउट रेमेडीज इल्यूजरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जजमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।